हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडलाइन है कि जिलेवार कम हो रही है संक्रमण दर। अगर हम पहले के मुकाबले देखें, जो लगभग अप्रैल के लास्ट में या फिर मई की स्टार्टिंग में संक्रमण दर थी, जो राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है उसकी वजह से स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ रही है। और आंकड़े भी उसके दिए गए हैं इस न्यूज़ में कि 2 हफ्ते में संक्रमण दर 50% से घटकर 12.45 पर आ गई है। इसमें जहां 10% संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या भी 533 से कम होकर 382 तक पहुंच गई है। और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संक्रमण दर दैनिक मामलों और उपचाराधीन मरीजों यानी सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आने के साथ कोरोना की स्थिति में स्थिरता आ रही है। हालांकि 10% से ज़्यादा संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या अभी भी 382 है। वैसे इसमें भी लगातार कमी आ रही है। 11 मई से 10% से ज़्यादा संक्रमण दर वाले जिले हैं 533। हरियाणा को छोड़कर दिल्ली समेत उत्तर भारत के लगभग सभी जिलों में ज़्यादा संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या कम हुई है। अब यहाँ पर जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं कि 10% संक्रमण दर वाले जिले कम हुए हैं। जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहाँ 11 मई को 38 जिले थे, अब एक रह गया है। बिहार में 33 थे, एक रह गया है। ऐसे ही आंकड़े दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। और वो जिले जहां 10% संक्रमण दर वाले जिले बढ़े हैं, यानी कि स्थिति वहां और गंभीर हुई है। तो जैसे तमिलनाडु में 11 मई को 34 थे, अब 37 हो गए हैं। कर्नाटक में 28 थे, अब 29 हो गए हैं। तो इस तरीके से ये 10 जिले दिए गए हैं जहां स्थिति और बढ़ रही है। नेक्स्ट है, टीकाकरण में पिछड़ सकते हैं गरीब राज्य। अब ये क्यों पिछड़ सकते हैं? क्योंकि टीकों की जो कमी हुई है, उसके बाद जो ग्लोबल टेंडर नहीं पास किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि जो जिन राज्यों के पास पर्याप्त पैसा होगा वो टेंडर के माध्यम से ज़्यादा दवाइयाँ खरीद लेंगे, भले उन्हें महंगी मिले। और जो गरीब राज्य हैं उसको, उन राज्यों को यहाँ पर जाहिर सी बात है दिक्कत होगी टीका को खरीदने में। तो वही इस आर्टिकल में बताया गया है कि वैक्सीन खरीदने के लिए देश के कई राज्य अलग अलग वैश्विक टेंडर जारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें गरीब राज्य वैक्सीन की खरीद में पीछे छूट सकते हैं। इसमें उन राज्यों में टीकाकरण की गति प्रभावित होगी। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट पर यह आशंका जाहिर की गई है। इससे बचने के लिए केंद्र को राज्यों के साथ सामंजस्य से यूरोपीय संघ मॉडल की तरह वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की खरीद करने की सलाह दी गई है। काफ़ी अधिक मात्रा में खरीदारी से कम कीमत पर वैक्सीन भी उपलब्ध हो सकेगी और सभी राज्यों में टीकाकरण का कार्यक्रम भी एक जैसा हो सकेगा। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार भी राज्यों के लिए केंद्र की तरह से वैक्सीन खरीदने की बात कह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो भारत सरकार है उसने एक आपत्ति जताई है कि इंटरनेट मीडिया पे, या फिर आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ भी अब इस बात को बोल रहा है, ब्रिटेन बोल रहा है कि जो अब ये कोरोना है, जो नया कोरोना है, उसे इंडियन वेरिएंट नाम दिया गया है। तो इस पर केंद्र सरकार ने एक आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे जो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल है या फिर सामग्री है, या जो ये नाम दिया जा रहा है इंडियन वेरिएंट, इसे हटाया जाए। क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी कह चुका है कि 44 देशों में जो अब कोरोना फैल रहा है वो इंडियन वेरिएंट है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने मंचों से उस सामग्री को हटाएं जिसमें कोरोना वायरस के कथित इंडियन वेरिएंट का उल्लेख किया गया है या संदर्भ दिया गया है। सरकार ने यह निर्देश कोविड-19 महामारी से जुड़ी गत जानकारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिया है। डिजिटल मोर्चों पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि नवीनतम परामर्श मिला है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी इंटरनेट मीडिया मंचों को लिखे पत्र में जोर देकर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के B.1.617 स्वरूप के साथ अपनी किसी रिपोर्ट में इंडियन वेरिएंट का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 18 से 44 साल के जो व्यक्ति आते हैं, जो जनसंख्या है, उसको टीकाकरण से रोक दिया है क्योंकि वहाँ पर टीकों की उपलब्धता अब खत्म हो गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शनिवार शाम से बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने पर इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस आयु वर्ग के लोगों के लिए तत्काल वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। पत्र में उन्होंने देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को 4 सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली को जून में वैक्सीन के 8 लाख डोज दिए जाने का कोटा तय किया गया है, जबकि मई में 16 लाख डोज दिए गए हैं। ऐसे में जून का कोटा भी तत्काल बढ़ाया जाए। दिल्ली में अभी तक 50 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। अगर 8 लाख लोगों को हम लगाएंगे तो लगभग 30 माह लग जाएगा सिर्फ टीकाकरण में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत की स्थिति दूसरे देशों के लिए चेतावनी, करे तैयारी। भारत में कोरोना के असर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चिंता जताई है और दूसरे देशों, खासकर अविकसित व विकासशील देशों को कहा है कि वे भारत के हालात से सबक लेते हुए अपनी तैयारी करें। आईएमएफ ने भारत में वैक्सीनेशन की बेहद सुस्त रफ्तार को चिंताजनक माना है और वैक्सीन निर्माण में कच्चे माल की कमी को लेकर आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए तमाम देशों से आग्रह किया है। आईएमएफ ने दिसंबर तक 2 अरब से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के सरकार के ऐलान की सहायता तो की है, लेकिन वह यह भी कह रहा है कि दिसंबर 2021 तक भारत सिर्फ 35% आबादी का ही वैक्सीनेशन कर सकेगा। कोरोना को खत्म करने के लिए आईएमएफ के लिए उसकी चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने एक नोट तैयार किया है, जिसमें दुनिया के तमाम देशों को इस उद्देश्य से 50 अरब डॉलर की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इसमें 35 अरब डॉलर सदस्य देशों की तरफ से अनुदान के तौर पर आएंगे, जबकि शेष 15 अरब डॉलर की व्यवस्था तमाम देश दूसरी एजेंसियों से सस्ती दर पर कर्ज लेकर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, टॉक्टे के बाद अब मंडराया यास का खतरा। देश के पश्चिमी समुद्र तट पर पिछले हफ्ते टॉक्टे चक्रवात की तबाही झेल चुकने के बाद अब पूर्वी तट पर चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को कहा है कि चक्रवात यास के अति गंभीर चक्रवात में बदलने के और 26 मई को ओडिशा व बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे और मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। इसके मद्देनजर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है और कोरोना मरीजों, अस्पतालों और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। देखिए, जो टॉक्टे चक्रवात तूफान आया था उसको लेकर पूरा एक विस्तृत वीडियो बनाया गया है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज और इसमें बताया गया है कि जो ग्रोथ है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए अब भारत सरकार द्वारा एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है। और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको इस कोरोना काल के संकट से बचाने के लिए, जिसमें उनका व्यापार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो भारत सरकार की तरफ से एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है ताकि उन छोटे उद्योगों को बचाया जा सके जो इस समय मुश्किल दौर में हैं। कोरोना संकट के इस मुश्किल चरण के बाद वाले दौर में भविष्य केंद्रित विकास के लिए केंद्र सरकार से बड़े प्रोत्साहन पैकेज के देने की जरूरत होगी। उद्योग जगत के प्रमुख संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि आर्थिक रिकवरी इस वर्ष मार्च तिमाही के आखिरी में भले ही कोरोना पूर्व स्तर पर पहुंच गई हो दिखती हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्थिति बदल गई है। पीएचडी चैम्बर का आकलन है कि बीते वर्ष की आखिरी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च 2021 की विकास दर 1% से अधिक रहने वाली है। हालांकि संगठन ने पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है टीकाकरण की कठिन राह और
इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से वैक्सीन की कमी है भारत में, किस तरीके से दूसरी लहर अपना प्रकोप दिखा रही है, और इस समय जब पूरा टीकाकरण जोरों पर होना चाहिए था तो टीकों की उपलब्धता न होने के कारण टीकाकरण अभियान इस समय कठिन दौर पर गुजर रहा है। कोविड महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे मंद पड़ रहा है, पर इसने देश के अंदर भय और पीड़ा की एक ऐसा मंजर छोड़ा हुआ है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस महामारी से बचने का अगर कोई कारगर तरीका है तो वो सिर्फ तेजी से टीकाकरण है। भारत के वैज्ञानिकों और फार्मा क्षेत्र के उद्यमियों को इसके लिए दाद देनी चाहिए कि वे कम समय में टीका बनाने में सक्षम हो गए। जहां भारत बायोटेक ने अपने स्तर पर कोवैक्सीन टीका बनाया, वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन में बने एस्ट्राजेनेका टीके का कोविडशील्ड नाम से देश में उत्पादन सुनिश्चित किया। कोविड की पहली लहर दूसरी लहर के मुकाबले कहीं कम घातक साबित हुई थी, लेकिन टीके को लेकर जो संशय उपजा है वह समय रहते दूर नहीं हो सका। इस संशय का एक कारण टीके की लेकर की गई सस्ती राजनीति भी हो सकती है। कुछ विपक्षी दलों ने भाजपा का टीका कहा तो किसी ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कुछ देशों में एस्ट्राजेनेका यानी कोविडशील्ड लेने वालों में खून के थक्के जमने की समस्या के चलते भी टीकाकरण को लेकर कुछ लोगों में हिचक पैदा हुई। देर से ही सही लोगों में टीके को लेकर विश्वास जगा, लेकिन अब टीकों की कमी आड़े आ रही है। हालांकि अपने देश में टीकाकरण 16 जनवरी से प्रारंभ हो गया था, लेकिन शुरुआत में उसकी गति बहुत धीमी रही। पिछले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगने थे, लेकिन अभी तक करीब 30 लाख स्वास्थ्य कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली खुराक भी नहीं ली है। स्पष्ट है कि लोगों ने भी ढिलाई बरती। भारत सरकार ने भी प्रारंभ में जुलाई तक 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 60 करोड़ खुराक चाहिए होती है, लेकिन ऐसा लक्ष्य शायद इसलिए रखा गया है क्योंकि सरकार को यह आभास नहीं था कि महामारी की दूसरी लहर इतने भयंकर रूप से आएगी। हालांकि राज्य सरकारें इससे परिचित हैं कि टीकों की अनुपलब्धता या उपलब्धता आनन फानन सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, फिर भी वे खास तौर पर दिल्ली और बंगाल की सरकारें सस्ती राजनीति करने में लगी हुई हैं। उन्हें इससे अवगत होना चाहिए था कि केंद्र सरकार ने जुलाई तक 51 करोड़ टीके खरीदने और दिसंबर तक टीकों की 261 करोड़ खुराक का इंतजाम करने को कहा है। उम्मीद है कि जुलाई के बाद टीकों की तंगी खत्म हो जाएगी, लेकिन टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ टीके में तेजी लाने की भी जरूरत होगी। हालांकि भारत और दक्षिण अफ्रीका की पहल पर विश्व व्यापार संगठन टीकों के उत्पादन से संबंधित पेटेंट नियमों को शिथिल करने के विचार कर रहा है, लेकिन वह जब तक किसी फैसले तक नहीं पहुंचता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह जरूरी राहतकारी है कि जहां भारतीय कंपनियां विदेशों में टीका बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर टीके और उनके लिए कच्चे माल हासिल करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। चूंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना उत्पादन बढ़ाने और केंद्र सरकार ने राज्यों को 15 जून तक टीकों की करीब 6 करोड़ खुराक देने का वादा किया है, इसलिए राज्यों को टीके की कमी का हल्ला मचाने के बजाय उपलब्ध टीकों के सहारे टीकाकरण की गति बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि कई राज्य टीके होने के बाद भी अपेक्षित गति से टीकाकरण नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोरोना काल के नए अनोखे धंधे। ये एक आप कह सकते हैं कि हास्य व्यंग के तहत आर्टिकल लिखा गया है और इसलिए इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है किसान आंदोलन का औचित्य। इस पर हैरानी नहीं कि कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान नेता अब अपने आंदोलन की वापसी की राह तलाश रहे हैं। भले ही किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से नए सिरे से बातचीत शुरू करने की चिट्ठी लिखी हो, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे उन बिंदुओं पर सहमत हैं या नहीं जो 11वें दौर की बातचीत टूटने के बाद केंद्र सरकार ने उनके समक्ष रखे थे। यह बातचीत टूटी ही इसलिए थी क्योंकि केंद्र की तमाम नरमी के बाद भी किसान नेता अपने हठ का परित्याग करने को तैयार नहीं थे। वे न केवल केंद्र सरकार को आदेश देने की मुद्रा अपनाए हुए थे, बल्कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर करने को भी तैयार नहीं थे। इस अड़ियलपन ने यही प्रतीत कराया कि उनका मकसद किसानों की समस्या का समाधान करना नहीं बल्कि केंद्र सरकार को झुकाना है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आम किसान इस आंदोलन से दूरी बनाने लगा। यह किसान नेताओं की जिद के
अलावा और कुछ नहीं कि वे कोरोना संक्रमण के भीषण खतरे के बाद भी धरना देने में लगे हुए हैं। इस धरने को तत्काल खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अब यह एक खौफनाक तथ्य है कि किसान संगठनों के जमावड़े के कारण ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण फैला है। नेक्स्ट न्यूज है कि ओली ने दी विपक्ष को पटकनी, नेपाल में फिर चुनाव की घोषणा। नेपाल में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग करते हुए 12 और 19 नवंबर को चुनाव की घोषणा की है। इससे पहले नेपाल में सत्ता दल और विपक्ष के बीच जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन का दौर चला। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूरे विपक्ष को एक बार फिर से पटकनी दे दी है। लंबे आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, विश्वास मत हासिल करने की मशक्कत के बीच ओली चुनाव कराने के अपने पुराने इरादों को लागू कराने में सफल रहे। इससे पहले नेपाल की राजनीति में खलबली गुरुवार को उस समय शुरू हुई जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री ओली दोबारा विश्वास मत हासिल करने से पीछे हटने लगे और इसके बारे में उन्होंने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को भी अवगत करा दिया। शुक्रवार को शाम 5 बजे तक एक बार फिर से विपक्ष को मौका दिया गया। नेपाली कांग्रेस ने शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में अन्य दलों के साथ लेकर 149 सांसदों के समर्थन का दावा किया। अचानक विपक्ष के इरादों पर पानी फेरते हुए ओली राष्ट्रपति निवास पहुंच गए और 153 सांसदों के समर्थनों का दावा करते हुए राष्ट्रपति से मिले। बाद में विपक्षियों की सूची में शामिल माधव कुमार ने भी देउबा की सूची में नाम होने पर आपत्ति की। कुछ अन्य सांसदों के नाम भी दोनों पक्षों की सूची में शामिल थे। तो ये आज का यानी कि 23 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।